हेलो एवरीवन। आज अपना ग्रुप टेस्ट राउंड वन का हिंदी संपूर्ण का इंट्रोडक्शन। ओके, आप लोगों ने तो पेपर सॉल्व किए, इसका मॉडल आंसर के साथ मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ। अभी आप जो सही उत्तर है वो ये है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। पेपर आपको मिल चुके होंगे और आपको मिले हुए पेपर यानी जो आपने लिखा है वो पेपर आंसर शीट और इस मॉडल आंसर के साथ आप अपने आप को भी चेक कर सकते हैं। ओके, गद्य विभाग गद्य विभाग ये 16 मार्क के लिए था। 8-8 मार्क की दो कृतियां थी, दो परीक्षित था, दो कृतियां थी। तो पहला परिच्छेद अपना था, उस पर पहली कृति आकलन कृति औपचारिक आकृति पूर्ण कीजिए। प्रश्न था अपना, औपचारिकता निभाने आने वाले लोग का स्वभाव, तो इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती और ये केवल सूरत दिखाने आते हैं। लेखक ने यह तय किया, आज आंख नहीं खोलूंगा, चुपचाप पड़ा रहूं। दूसरी आकलन कृति थी अपनी, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, मरीज शब्द था ऊपर यहाँ पर। दूसरा था, उन्होंने मेरी टूटी टांग के उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। ठीक? इसके बाद अपना शब्द सत्यासत्य था। सोनाबाई ने आकर लेखक को धीरे धीरे हिलाना शुरू किया, लिखा असत्य। और ऑफिस के बड़े बाबू ने लेखक से मिलने अस्पताल आए, ये सत्य। फिर शब्द संपदा पूरी, विलोम शब्द लिखिए, यानी अपोजिट लिखना था। औपचारिकता, अनौपचारिकता, एक बार देख लीजिए अनौपचारिकता कैसा लिखा हुआ है। धीरे धीरे, जल्दी जल्दी। फिर था पर्यायवाची शब्द, आंख। आंख के कई पर्यायवाची होते हैं, तो जो भी लिखा है आपने सही अगर है तो मैंने उसको मार्क दिए हुए हैं। फिर भी पर्यायवाची जो मॉडल में मैंने दिए वो है नेत्र, नयन। इसके अलावा नैना या नयन, लोचन, चक्षु, ये भी दृग, ये भी आंख के पर्यायवाची। अभिव्यक्ति कृति, मरीज से मिलने जाते समय हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो इस पर अपने विचार आपको लिखने थे और आपने जैसे विचार लिखे हैं उस पर आपको मार्क्स दिए हुए। लेकिन विचारों की गहराई अगर अच्छी हो, लिखने की शैली अगर अच्छी हो, तो हमें 2 मार्क पूरे मिल सकते हैं। मरीज से मिलने जाते समय हमें सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। मरीज चूंकि वह बीमार है इसलिए वह अस्पताल में है, इसलिए सबसे पहली आवश्यकता उसे आराम देने की होती है, इसलिए मरीज के आराम का पूरा ख्याल रखा जाए। मरीज के खाने पीने, दवा संबंधी किसी भी प्रकार की चर्चा आपस में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह सब चिकित्सक की परामर्श पर उसे मिलता है। मरीज को अनावश्यक सलाह न दे, किसी अन्य उदाहरण के द्वारा मरीज के मन में भय उत्पन्न न करे, यथासंभव मरीज से दूरी बनाकर मिले, आवश्यकता ना हो मरीज से बात ना करे, मरीज से मिलने जाते समय बच्चों को या भीड़ में जाना बच्चों को ले जाना या भीड़ में जाना उचित नहीं। इस प्रकार के हम उत्तर दे सकते हैं जो हमें 2 मार्क देने के लिए मदद करे। तो आपने जो लिखा, आपके लिखने की शैली कैसी थी उस पर आपको मार्क्स मिले हुए हैं। इसके बाद अपना दूसरा परिच्छेद था जो रीढ़ की हड्डी पर आधारित था। इसका पहला प्रश्न यानी पहली आकलन कृति थी, आकृति पूर्ण कीजिए। परिच्छेद के आधार पर उमा के चारित्रिक गुण लिखिए। चारित्रिक यानी उसके चरित्र के, उसके उमा उमा का सब मतलब ओवरऑल उसका
चरित्र कैसा है, उसका व्यक्तिमत्व कैसा है, ये हमको लिखना था और परिच्छेद के आधार पर ही देना। इसलिए यहाँ पर हमने जो लिखे, आपने जो लिखे वो परिच्छेद के ऊपर आधारित है, उस पर भी मार्क्स मिले हुए हैं। फिर भी जो सही उत्तर थे वो देखिए, निडर, स्पष्टवादी, स्वाभिमानी, पढ़ी लिखी या सुशिक्षित। किसने किससे कहा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। उमा ने अपने पिता रामस्वरूप जी से कहा। बाबूजी चलिए, शंकर ने अपने पिता गोपाल प्रसाद से कहा। दूसरी कृति है अपनी शब्द संपदा। विलोम शब्द लिखिए, पढ़ी लिखी, अनपढ़, पाप, पुण्य। लिंग परिवर्तन करके लिखना था। दूसरा, नौकरानी, नौकर, पुत्र, पुत्री। फिर रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता पर अपना स्वमत दीजिए। तो आप लोगों ने जो लिखा वो सही है, लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस करने बैठे हैं तो मैं भी अपना उत्तर यहाँ पर बता दूं कि कैसा लिखा जा सकता है कि रीढ़ की हड्डी वास्तव में मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। रीढ़ की हड्डी ही वह महत्वपूर्ण वस्तु है जो संपूर्ण मनुष्य को एक विशिष्ट आकार में संभाले हुए रखती, पूरे शरीर का भार नियंत्रित रखती, पूरे शरीर का भार अपने ऊपर लिए रहती है। यानी मनुष्य को आधार देने का काम रीढ़ की हड्डी करती है। परिवार में यदि कोई पुरुष है तो उसका भी कार्य यही होता है कि वह परिवार में रीढ़ की हड्डी की तरह आधार प्रदान करे। शंकर जो खुद ही चरित्रहीन था, वह उमा जैसी चरित्रवान लड़की के लिए जब रिश्ता लेकर आता है तो उमा उसके पिता से यानी गोपाल प्रसाद जी से यह बात कहने से नहीं झिझकती कि जो व्यक्ति खुद अपना ही चरित्र बचा नहीं सकता वह किसी दूसरे के स्वाभिमान की कैसे रक्षा कर सकता। इसलिए वह साफ तौर पर इस रिश्ते को इनकार करती है। इसलिए कहा जा सकता है कि रीढ़ की हड्डी यह शीर्षक पूर्णतः उचित है। यानी शीर्षक की सार्थकता पर अपना सार्थकता यानी ये शीर्षक उचित है, इस पर हमें अपना मत देना चाहिए। इसके बाद था पद्य विभाग। पद्य विभाग की पहली कृति आकलन कृति। तो भारत के सपूतों की विशेषता है। मैंने पढ़ाते समय भी आप लोगों को कहा था कि आप लोग कभी भी उत्तर लिखते समय कविता की लाइन न लिखे। जो सही उत्तर है वो ये है, चरित्रवान पुत्र, नम्र स्वभावी पुत्र, बलशाली पुत्र, सत्यवचनी पुत्र। ये सारी विशेषताएं हमारे सपूतों की थी। फिर शब्द संपदा कृति। गर्व, गर्व यानी अभिमान, नाज। चूंकि गर्व का मतलब अहंकार भी होता है, लेकिन यहाँ अहंकार या घमंड भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम जिस अर्थ में ले रहे हैं वो सही अर्थ है अभिमान यानी नाज होना। प्रकृति यानी निसर्ग। भिन्नार्थी शब्द के अर्थ लिखिए। शब्द दिया था मैंने भुजा। भुजा के दो भिन्न अर्थ है, भिन्न यानी अलग अलग। एक था बाजू, दूसरा था रेखा। रेखा यानी लाइन। जन्मभूमि पर अपने विचार 6 से 8 पंक्तियों में लिखिए। तो इस पर भी आप लोगों को स्वतंत्रता है कि आप अपना उत्तर लिख सकते हैं, लेकिन जन्मभूमि पर विचार लिखते समय इस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए कि जन्मभूमि और कर्मभूमि प्रत्येक व्यक्ति की अलग होती है, कभी कभी एक भी हो सकती है। जन्मभूमि यानी जहां पर व्यक्ति का जन्म होता है। कर्मभूमि यानी जहां व्यक्ति अपना कार्य करता है, यानी कार्य यानी नौकरी, व्यवसाय, उद्योग धंधे इत्यादि। जन्मभूमि के प्रति मनुष्य का लगाव हमेशा से रहता है। हमें अपनी जन्मभूमि का उपकार कभी नहीं भूलना चाहिए। व्यक्ति कर्म करने के लिए किसी भी दूसरे स्थान पर रहे, दूसरे देश में रहे, लेकिन कभी ना कभी उसे अपनी जन्मभूमि की याद आती ही है और वह उसे देखने एक ना एक दिन जरूर आता है। जन्मभूमि के प्रति यह लगाव स्वाभाविक ही है।
क्योंकि जिस प्रकार माँ हमारा संपूर्ण भार सहन करती है, माँ हमारी संपूर्ण देखरेख करती है, वैसे ही यह जन्मभूमि जहां हम जन्म लिए, जहां हम पले बढ़े, हमारा सारा भार जिस धरती ने सहन किया, इस जन्मभूमि के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रत्येक व्यक्ति के मन में होना ही चाहिए। जन्मभूमि के प्रति आदर भाव होना ही चाहिए। इसके बाद दूसरा परिच्छेद था, दूसरा पद्यांश था हमारा। उसकी पहली कृति होली से आकलन कृति थी, होली से संबंधित घटक। तो होली से संबंधित 4 घटक जो उसी परिच्छेद में आए थे, फागुन, रंग, गुलाल, पिचकारी। फिर शब्द संपदा कृति में था शब्दार्थ लिखिए, यानी उस परिच्छेद में जो शब्द आए हैं उसके आपको सही उत्तर लिखने थे। संतोख का संतोष, अंबर यानी आकाश, कंवल यानी कमल, और बलिहार यानी निछावर करना। फिर अंतिम 2 पंक्तियों का सरल भावार्थ लिखिए। अंतिम, केवल अंतिम का ही पूछा था, इसलिए अंतिम 2 पंक्तियों के ऊपर ही हमें फोकस करना था। अंतिम 2 पंक्तियों में मीरा कहती है कि मैं कृष्ण की भक्ति में तल्लीन हो गई, कृष्ण को प्राप्त करना ही मेरा श्रेष्ठ कर्म है, इसलिए कृष्ण की भक्ति करते हुए मैंने लोक लाज का त्याग कर दिया। मेरे गिरधर नागर श्री कृष्ण ही मेरे सर्वस्व है, वे ही मेरे जीवन की नैया को इस भवसागर से पार लगाएंगे। मैंने अपने आप को, अपना संपूर्ण जीवन प्रभु के श्री कमल में समर्पित कर दिया, यानी प्रभु के कमल समान चरणों में मेरा अपना जीवन समर्पित कर दिया। तीसरा था अपना पूरक पठन। ये पहला हाइकू के ऊपर आधारित था। हाइकू में आकलन कृति का पहली कृति थी आकृति पूर्ण कीजिए। हाइकू में प्रयुक्त महीना और इसकी ऋतु, महीना था फागुन और ऋतु थी वसंत। कवि के मन में निर्माण होने वाला प्रश्न, मझधार में डोलती हुई जीवन नैया को कौन संभालेगा, ये कवि के मन में प्रश्न था। उसके बाद क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था। संदेश पूछा गया था इसमें कि करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा, इन पंक्तियों से प्राप्त संदेश लिखिए। तो प्रस्तुत पंक्तियों से हमें यह संदेश प्राप्त होता है कि व्यक्ति को सारे जीवन भर अपना श्रेष्ठ कर्म करते रहना चाहिए, फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। केवल यही संदेश मिलता है। इतना ही लिखने पर आपको 2 मार्क मिलते हैं। इसके बाद चौथा विभाग था अपना व्याकरण विभाग। कोरा जवाब देना। व्याकरण विभाग में पहला जो था वो मुहावरों का था। 2 मुहावरे पूछे गए थे और दोनों ही आपको करने थे। पहला मुहावरा था कोरा जवाब देना, यानी साफ मना करना। दूसरा था टांग अड़ाना, यानी बाधा डालना। वाक्य का प्रयोग करने के लिए आप स्वतंत्र थे। वाक्य लिखते समय मुहावरा ही वाक्य में आना चाहिए, उसका अर्थ नहीं, और जो उसका सही अर्थ है वो मैंने यहां पर लिया है, यही अर्थ चाहिए। व्याकरण का दूसरा था प्रेरणार्थक रूप। प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखना था। शब्द था अपना देना। देना का प्रथम प्रेरणार्थक दिलाना, द्वितीय प्रेरणार्थक दिलवाना। जागना का प्रथम प्रेरणार्थक जगाना, द्वितीय प्रेरणार्थक जगवाना। ये लगभग सबका सही था। उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन में जो आपने प्रश्न बनाए हैं, गद्य खंड पर आधारित प्रश्न बनाने थे, और ये प्रश्न बनाते समय जो निर्देश मैंने पढ़ाते समय दिए उसका ध्यान रखा जाना चाहिए था। प्रश्न बनाने के लिए आप स्वतंत्र थे। कुछ प्रश्न सही बने हैं, कुछ प्रश्न अगर गलत है तो आप इसको देखकर समझ सकते हैं कि यहां पर हमारे मार्क्स क्यों कटे। ओके, थैंक यू।